हेलो स्टूडेंट्स, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल विद्यापीठ पे। और आज हम शुरू करेंगे पॉलिटी पार्ट 1 से, जहाँ से कल हमने छोड़ा था इसको। तो शुरू करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि संविधान क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। 2 तरह का होता है, लिखित और अलिखित। भारतीय संविधान को बनने में क्या टाइम लगा था, कौन प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कितने पार्ट होते हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किस पार्ट में क्या दिया गया है, ये सब हम कल डिस्कस कर चुके हैं। प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में कितने तरह की स्वतंत्रता दी गई है, कितने तरह की समानता है और कितने तरह की न्याय दिया गया है भारतीय नागरिकों को। आज शुरू करते हैं भाग 1 से। भाग एक में दिया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। संघ क्या है? भारत की राजनीतिक अभिव्यक्ति को संघ कहते हैं। और राज्य क्षेत्र में क्या आ जाता है? भारत की राज्य क्षेत्रीय अभिव्यक्ति। ठीक है जी। अब राजनीतिक अभिव्यक्ति में संघ क्या है? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। पहला केंद्र, दूसरा राज्य। ये आर्टिकल 1 में दिया गया है। और राज्य क्षेत्रीय अभिव्यक्ति में राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्य क्षेत्र और अधिगृहित राज्य क्षेत्रों का राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र हमारे दिल्ली, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन दीव, अंडमान, इन सब का जो राज्य क्षेत्र है वो क्या हो जाएगा? भारत की राज्य क्षेत्रीय अभिव्यक्ति हो जाएगी। तो आर्टिकल 1 में क्या दिया गया है? संघ दिया गया है, केंद्र और राज्य। भारत के राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, राज्यों का राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्य क्षेत्र और अधिगृहित राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? भारत, जिसका दूसरा नाम क्या है? इंडिया। भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। ठीक है जी। अनुच्छेद 2 और 3। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 2 में दिया है भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश। जो भारत क्षेत्र में जो भी राज्य प्रवेश पाना चाहते हैं वो किसके तहत प्रवेश पा सकते हैं? अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 के तहत हमारे देश में किस राज्य ने प्रवेश लिया था? सिक्किम राज्य ने। सिक्किम जो कि पहले एक स्वतंत्र देश था, उसने सन 1974 में 35वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हमारे देश में प्रवेश लिया था। ठीक है जी। एडमिशन मतलब प्रवेश हुआ था। लेकिन 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, इंदिरा गांधी की सरकार के समय। और अनुच्छेद 3 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों की स्थापना और उनका निर्माण। नए राज्यों की स्थापना और उनका निर्माण। किस तरह से नए राज्य बनाए जा सकते हैं भारत के अंदर और किस तरह से उनका निर्माण किया जा सकता है, उसके तरीके 2 हैं। पहला, किसी बड़े राज्य को, जैसे कोई बड़ा राज्य है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक ए हो गया, एक बी हो गया। तो ए अलग राज्य हो जाएगा, बी अलग राज्य हो जाएगा। लेकिन ये करेगा कौन? ये करेगी हमारी देश की संसद। कौन करेगा? संसद। ठीक है जी। और वो भी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से बिल को पास करके राज्यों का निर्माण किया जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है? 2 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर एक बड़ा राज्य बना दिया जाए। जो क्या हो जाएगा? जैसे एक राज्य ए है, दूसरा राज्य बी है, दोनों को मिलाकर बड़ा राज्य बना दिया, ए बी। या फिर 4 छोटे छोटे राज्य, कितने भी 4, 2, 3, 4 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर भी हम एक बड़ा राज्य बना सकते हैं। बड़े राज्य को भी तोड़ सकते हैं, छोटे राज्यों से भी बड़ा राज्य बना सकते हैं। ये तो नए राज्यों का निर्माण हो गया। और क्या हो सकता है? किसी भी राज्य का एक छोटा सा हिस्सा ले लिया और दूसरे राज्य को पूरा हिस्सा ले लिया, उन दोनों को मिला दिया, तब हमारा क्या बन जाएगा? एक नया राज्य बन जाएगा। ठीक है। ऐसे ही दूसरा तरीका क्या है? एक राज्य है, उसकी सीमाओं का विस्तार कर देंगे।
उसकी सीमाओं का विस्तार कर दिया, वहाँ से भी एक नया राज्य बन जाएगा जब सीमाओं का विस्तार हो जाएगा। या फिर सीमाओं यानी कि सीमा क्षेत्र में कमी कर दी, तब भी नया राज्य बन जाएगा। और क्या तरीका है, पूरी तरह से उसके सीमा क्षेत्र में कमी ना करके कुछ हिस्सा अगर किसी राज्य का उस राज्य से अलग कर दिया जाए तो भी एक नए राज्य का निर्माण किया जाता है। और क्या कर सकता है हमारा संसद, नाम परिवर्तन, किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। जैसे जो नए राज्य बनेंगे उनका भी नाम परिवर्तित कर सकती है और नए राज्यों का नया नाम भी रख सकती है। अभी हाल ही में तेलंगाना अलग हुआ था, तो तेलंगाना का निर्माण संसद ने साधारण बहुमत से अनुच्छेद 3 के तहत किया था। ठीक है जी। तो नए राज्यों का निर्माण किस तरह से होता है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, राज्यों के भागों को मिलाकर, किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण। राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकती है, राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं, राज्य क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं, राज्य क्षेत्र को घटा सकते हैं। किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ से इसकी सीमा को छोटा कर दिया, ये रहा, ये पहले इतना बड़ा राज्य था, फिर इसकी सीमा को छोटा कर दिया, अब ये नया राज्य बन गया हमारा। तो किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकेगी। तो संसद क्या कर सकेगी अनुच्छेद 3 के तहत, किसी भी राज्य क्षेत्र को नया नाम दे सकती है, उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उसके राज्य क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकती है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, एक बड़े राज्य को कई राज्यों में तोड़ सकती है उस। ठीक है, अब आ जाते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 5 से लेके 11 तक। भाग 2 में क्या दिया गया है, नागरिकता। मैंने पहले ही बताया था कि भाग 2 में हम किसके बारे में जानेंगे, नागरिकता के बारे में। तो भारत में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है, भारत में एकल नागरिकता नागरिकता का प्रावधान है। कैसी नागरिकता, एकल नागरिकता, मतलब किसी कोई भी नागरिक सिर्फ एक तरह की नागरिकता रख सकता है, वो भी क्या हो जाएगी, फिर वो भारतीय कहलाएगा। कौन सी नागरिकता, भारतीय नागरिकता। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ होने पर नागरिकता। ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 में ये क्या है, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो भारतीय लोग हैं, जब भारत का बंटवारा हुआ था तो वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए और ईस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए, या यहाँ से जो हिंदुस्तान से जो लोग वेस्ट पाकिस्तान गए या जो ईस्ट पाकिस्तान गए, उनकी नागरिकता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 11, संसद विधि द्वारा नागरिकता प्रदान करता है और उसके लिए उसने एक अधिनियम बनाया था, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। ये क्या करता है, नागरिकता ग्रहण करने हेतु नागरिकता का निर्धारण करता है, कौन व्यक्ति नागरिक होगा, कौन व्यक्ति नागरिक नहीं होगा, और किसकी नागरिकता समाप्त की जानी चाहिए, किस विधि से की जानी चाहिए, इन सब के बारे में बताता है नागरिकता की समाप्ति। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, 1955 में। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, नागरिकता ग्रहण किस तरह से करते हैं ये दिया गया है, नागरिकता का निर्धारण किस तरह से होगा, नागरिकता की समाप्ति किस तरह से होगी। अब आ जाते हैं भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। नागरिकता ग्रहण करने के तरीके कितने हैं, 5 तरीके दे रखे हैं। कौन कौन से, पहला जन्म के द्वारा, अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान की सीमा क्षेत्र में पैदा हुआ है तो वो जन्म से ही भारत का नागरिक माना जाएगा, यानी कि जन्म के द्वारा। मूल वंश के द्वारा नागरिक, पंजीकरण के द्वारा,
रजिस्ट्रेशन, देशीकरण के द्वारा, और राज्य क्षेत्र अधिग्रहण। राज्य क्षेत्र अधिग्रहण का मतलब जैसे कि हमने अभी पढ़ा था कि 1974 में सिक्किम ने हमारे देश में प्रवेश लिया था, तो सिक्किम के जो नागरिक थे वो क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक हो जाएंगे, क्योंकि हमने सिक्किम के जो राज्य क्षेत्र को अपने देश में मिला लिया। तो राज्य क्षेत्र अधिग्रहण द्वारा ये लोग भी नागरिक बन जाते हैं। तो 5 तरह की नागरिकता ग्रहण करने के तरीके हैं। 5 तरह से हम लोग नागरिकता ग्रहण करते हैं। पहला जन्म के द्वारा, दूसरा मूल वंश के द्वारा, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा, और पांचवा राज्य क्षेत्र अधिग्रहण के द्वारा। अब नागरिकता का निर्धारण किस तरह से किया जाता है, तो नागरिकता निर्धारण करने में मूल निवास के द्वारा नागरिक, ठीक है जी, निवास के द्वारा नागरिक वह व्यक्ति जो पिछले वित्तीय वर्षों में 182 दिन से ज्यादा भारत में रहा हो, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। जिसने 182 दिन से ज्यादा भारत में निवास किया है, जो रेजिडेंस जिसने रहा है, वह भारत का नागरिक माना जाएगा। और अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वो कौन हो जाएगा, अप्रवासी भारतीय, यानी कि NRI, नॉन रिलायबल इंडियन। ठीक है, अब नागरिकता की समाप्ति की बात करते हैं। तो नागरिकता समाप्ति किस तरह से हो सकती है, 3 तरह से हो सकती है। अभित्याग द्वारा, ऐसा व्यक्ति जो वयस्क है, जिसकी उम्र 18 या 21 साल है, और स्वस्थ मस्तिष्क मतलब पागल और दिवालिया नहीं है, वह अपनी नागरिकता स्वयं छोड़ सकता है। दूसरा, समाप्त किए जाने द्वारा, अगर भारत सरकार किसी व्यक्ति की जो संदिग्ध है, आतंकवादी है, या किसी तरह की गतिविधियों में संलिप्त है, उसकी नागरिकता को समाप्त कर सकती है। वंचित किए जाने द्वारा, तो 3 तरह से नागरिकता समाप्त की जा सकती है। या तो नागरिक स्वयं अपनी नागरिकता का त्याग दे दे, चाहे कब, अगर वह वयस्क है और स्वस्थ मस्तिष्क का है। फिर समाप्ति किए जाने द्वारा, भारत सरकार द्वारा, और वंचित किए जाने द्वारा। तो कोई भी व्यक्ति जो वयस्क अथवा स्वस्थ मस्तिष्क का है, वह अपनी नागरिकता का त्याग कर सकता है। और यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो भारत सरकार क्या करेगी, उसकी नागरिकता को समाप्त कर देगी। मतलब अगर हम अपनी मर्जी से किसी भी देश की नागरिकता को ग्रहण करते हैं, तो हमारी जो देश की भारतीय नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। वंचित किए जाने में क्या होता है, यदि कोई भारतीय नागरिक किसी विदेश शत्रु देश की मदद करता है अथवा उसके साथ व्यापार जारी रखता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। दूसरा तरीका, यदि कोई व्यक्ति भारतीय नागरिकता धोखे से, यानी कि छल कपट द्वारा अथवा अविवेचना, एक ही बात हुई, पूर्ण तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त करता है, तो उसको भारतीय नागरिकता से वंचित किया जाता है जब वह पकड़ा जाएगा। तीसरा, किस तरह से वंचित किया जा सकता है, वो व्यक्ति जो देशीकरण के माध्यम से, कैसे, जो देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है, यानी कि किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जाती है, अभी बताया था। नागरिकता ग्रहण करने के तरीकों में एक तो जन्म के द्वारा, एक मूल वंश के द्वारा, एक पंजीकरण के द्वारा, एक देशीकरण के द्वारा। तो देशीकरण वाली बात चल रही है वंचित किए जाने में। तो जिसने देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त की है, उसे किसी विदेशी न्यायालय द्वारा, यहाँ पर विदेशी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के कारण नागरिकता प्राप्ति के 2 वर्ष के भीतर 7 वर्ष या ज्यादा की सजा दी जाए। अगर हमने हमारे देश में किसी नागरिक ने देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की है और वह नागरिक किसी विदेशी न्यायालय द्वारा किसी भी अपराध में संलिप्त पाए जाने पर
2 वर्ष के भीतर, जब उसने नागरिकता प्राप्त की है उसके 2 वर्ष के भीतर अगर उस न्यायालय के द्वारा, उस विदेशी न्यायालय के द्वारा उसे 7 वर्ष या उससे ज्यादा की सजा दी जाए तो उस नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो अब इसके अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं एक साथ। तो भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकता में कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 क्या कहता है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। और अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ निश्चित व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। भारत के बाहर बहुत सारे देशों में लोग रहते हैं, तो उनके नागरिकता के अधिकार क्या होंगे? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, वंचित किए जाने वाले में, मतलब नागरिकता समाप्त की जा सकती है अगर किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार की है। अनुच्छेद 10 क्या कहता है? नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं किसी नागरिक को जिससे कि उसकी नागरिकता बनी रह सकती है? अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किए जाने पर, मतलब संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार, किसी भी नागरिक को संसद के द्वारा कानून बनाकर उसकी नागरिकता का ली जा सकती है। ठीक है जी। तो आज हमने भाग 2 कंप्लीट कर लिया। अब कल हम भाग 3 कंप्लीट करेंगे और भाग 1 और 2 ठीक है आपका कंप्लीट हो गया है। और इससे पहले की वीडियो के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं। कल से भाग 3 शुरू करेंगे जो क्या दिया गया है? मौलिक अधिकार। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।